हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स स्क्रील। तो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हम क्या देखेंगे, आज क्वेश्चंस जो भी है हम लोग पहले 11 क्वेश्चंस देखेंगे, 11 to 12 क्वेश्चंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा, हमारा क्या मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहां पे पूछा क्या गया है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस इज गिवन दिस डिटर्मिनेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो सॉल्व करते। यहां पे हमको डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको यहां पे क्या है कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो हमारा डिटर्मिनेंट जो है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, रो टू को रो टू माइनस रो वन लिख लेता हूं और रो थ्री को रो थ्री माइनस रो वन लिख लेता हूं। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 1a स्क्वायर, ये आएगा 0 और ये आएगा b माइनस ए और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं, b माइनस ए बी प्लस ए, b माइनस ए बी प्लस ए। अब सिमिलरली थर्ड रो को क्या लिखूं, 0 c माइनस ए और इसको लिख सकता हूं c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब फिर से वही c माइनस ए c प्लस ए। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में कॉमन कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट में अगर आपका रो में एक सिंगल रो में अगर कॉमन एलिमेंट है तो मैं उसको बाहर निकाल सकता हूं। तो यहां पे देखिए b माइनस ए जो है वो हमारा कॉमन है और यहां पे क्या कॉमन है, c माइनस ए कॉमन है। तो अगर मैं उसको कॉमन निकाल लेता हूं तो देखिए b माइनस ए c माइनस ए कॉमन और ये क्या बच गया, 1a स्क्वायर, 0 1 b प्लस ए, 0 1 c प्लस ए। ठीक है, ये हमारा बच गया। अब देखिए यहां पे मैं माइनस साइन कॉमन ले सकता हूं। अगर माइनस कॉमन लेता हूं तो ये क्या आएगा, a माइनस बी, a माइनस सी। और यहां पे अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, देखिए एक्सपेंड कर देता हूं इसको मैं फर्स्ट रो के अलोंग या फर्स्ट कॉलम के अलोंग में, फर्स्ट कॉलम के अलोंग में ज्यादा सिंपल रहेगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका, c प्लस ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपका ए कैंसल, c माइनस बी आ गया। तो a माइनस बी, a माइनस सी और एक क्या है, c माइनस बी। तो आपके फैक्टर्स क्या क्या हुए, a माइनस बी, a माइनस सी और c माइनस बी। तो यहां पे ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ a माइनस बी दिख रहा है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। यहां पे फैक्टर मतलब ये है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है ये डिवाइड किससे होगा या डिटर्मिनेंट के फैक्टर्स क्या क्या है। तो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है। तो डिटर्मिनेंट के टोटल में 3 फैक्टर्स है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, द नेसेसरी कंडीशन टू डायगनलाइजेबल अ मैट्रिक्स इज दैट। तो कोई भी एक मैट्रिक्स अगर उसको मेरे को डायगनलाइज करना है जो कि A इज इक्वल टू P इनवर्स आर पी के फॉर्म में अगर मेरे को लिखना है, अगर ये A मैट्रिक्स को मेरे को डायगनलाइज करना है, ठीक है, अगर इसको डायगनलाइज करना है तो इस फॉर्म में इसको लिखना पड़ता है। तो मेरा मैट्रिक्स जो है डायगनलाइज होता है। लेकिन इस फॉर्म में लिखने के लिए हम कैसे इसको डायगनलाइज कर सकते हैं, क्या कंडीशंस क्या है। तो कंडीशन फॉर डायगनलाइजेशन, ठीक है, तो अगर मेरे को डायगनलाइजेशन करना है, सबसे पहला कंडीशन है आइगन वैल्यूज शुड बी डिफरेंट और डिस्टिंक्ट
ठीक है, आइगन वैल्यूज को डिफरेंट या डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, आइगन वेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, आइगन वेक्टर्स को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट्स ऑल आइगन वैल्यू शुड बी डिस्टिंक्ट। सो ऑप्शन ए, इट्स आइगन वेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। सो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये होता क्या है। तो देखिए, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसमें कि ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, ठीक है, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, तो बेसिकली ये पी मैट्रिक्स जो होता है इसमें हम क्या लिखते हैं, इट्स कॉलम आर बेसिकली द आइगन वेक्टर्स। ठीक है, आइगन वेक्टर्स। और ये आर जो है ये क्या है, इट इज बेसिकली द डायगोनल मैट्रिक्स containing the eigenvalues in principal diagonal ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंडीशन हो गया फॉर डायगोनलाइजेशन। अब ये डायगोनलाइजेशन के दो कंडीशंस क्या है कि आइगन वैल्यूज जो है आपके डिफरेंट और डिस्टिंक्ट हो, दूसरा क्या है आइगन वेक्टर्स जो है उसको हमें क्या होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा बेसिकली जो कि होगा आर। अब ये आर को देखिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू पी ए पी इनवर्स। तो बेसिकली ये जो आर है मैट्रिक्स, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है कंटेनिंग ऑल द आइगन वैल्यूज इन द प्रिंसिपल डायगोनल। तो हम बेसिकली कन्वर्ट करते हैं इस ए मैट्रिक्स को विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द मैट्रिक्स P वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू -2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वेक्टर। तो आपको पूछा गया कि इस -2 के लिए आपका आइगन वेक्टर क्या होगा। तो देखिए हमको क्या पता है, ये फॉर्मूला पता होता है, px इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, यहां पे p, या हम ऐसे भी जानते हैं ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो सिंपली यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो देखिए 3 -2 2 0 -2 1 और ये क्या है 0 0 1। अच्छा एक चीज बताइए तो मेरे को, ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या है। देखिए ये हमारा एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट होते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो लैम्डा 1 जो है यहां पे 3 है, लैम्डा 2 जो है -2 है और लैम्डा 3 जो है वो मेरा 1 है। ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पे ये सब का तो नेसेसिटी नहीं है, तो ठीक है, मतलब x1 x2 x3 ये हमारा आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू -2। तो -2 x1 x2 x3, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमको। तो ये हो गया 3x1 -2x2 और ये +2x3 इक्वल टू -2x1, इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, -2x2 -x3 -2x2 -x3 इज इक्वल टू -2x2 और लास्ट इक्वेशन क्या है, x3 इज इक्वल टू -2x3। ठीक है, अब देखिए x3 के लिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई होने के लिए x3 का मेरे को क्या वैल्यू चाहिए। तो x3 शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 0, तभी ये सेटिस्फाई करेगा।
देखिए x3 इक्वल टू 0 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? सिर्फ ऑप्शन डी में है x3 इक्वल टू 0। सो डायरेक्टली भी आप यहीं पे क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे, हर एक वैल्यूज निकाल लेते हैं पूरे आइगन वेक्टर्स के। तो ठीक है, x3 मेरा इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए एक्सप्रेशन 2 में देखिए -2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -2x2। तो यहां पे आप देख सकते हैं अगर मैं x3 का वैल्यू 0 पुट कर लेता हूं, ठीक है, x3 का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर लेता हूं, जो कि मेरे को पहले ही मिल चुका है, तो x2 का वैल्यू कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि ये फिर कैंसल ऑफ हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू 1, तो x2 का वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं मैं, x2 इज इक्वल टू k, कोई भी रैंडम वैल्यू मैं ले सकता हूं, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, जब तक कि x3 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड है। अब देखिए लास्ट वाले एक्सप्रेशन में आ जाइए, मतलब एक्सप्रेशन 1 में। तो यहां पे क्या है, 3x1 माइनस 2x2, तो इसको मैं डायरेक्टली 2k लिख लेता हूं, प्लस x3, तो x3 इक्वल टू तो 0 है मेरे पास, इज इक्वल टू -2x1। तो देखिए यहां पे ये क्या हुआ, ये हो जाएगा 5x1 इज इक्वल टू 2k। अब देखिए मेरे को अगर ये वैल्यूज चाहिए तो मैं k का क्या वैल्यू पुट कर लूं? अगर सपोज कीजिए मैं k का वैल्यू 5 पुट कर लेता हूं, तो x1 मेरा क्या आ जाएगा, x1 मेरा 2 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन डी आपको दिख रहा है। तो वन ऑफ द सेट्स ऑफ आइगन वेक्टर फॉर दिस आइगन वैल्यू इज योर this 250। नाउ डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर यू टेक द वैल्यू ऑफ k, अगर मैं k का वैल्यू 1 ले लेता हूं तो मेरा आइगन वैल्यू मेरा आइगन वेक्टर क्या आएगा, अगर मैं k का वैल्यू 1 ले लेता हूं तो इट विल बी 0 1, दिस विल बी व्हाट 2/5। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या k का वैल्यू लेता हूं, k कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहां पे मैं k का वैल्यू 5 ले लिया जस्ट बिकॉज आई वांट टू मैच द ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शन देख के आप यहां पे आंसर मार्क करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, यहां पे क्या दिया हुआ है, कंसीडर द मैट्रिसेस, x का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, तो बेटर हम ऐसे लिखते हैं इसको, x बिलोंग्स टू 4x3, y बिलोंग्स टू क्या 4x3, और p जो है ये भी क्या है मेरा 2x3, ठीक है। अब हमको ये वाले एक्सप्रेशन का फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही सिंपल, आप लोग सबके ऑर्डर्स लिख लीजिए। तो p क्या है मेरा 2x3 है, फिर x ट्रांसपोज क्या होगा, x ट्रांसपोज जो होगा वो 3x4 होगा, तो लिख लिया मैंने, और y क्या है, y 4x3, ठीक है, और फिर p ट्रांसपोज भी है, तो p ट्रांसपोज जो है वो 3x2 हो जाएगा, और फिर इसका होल ट्रांसपोज, तो ठीक है कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहां पे आप क्या देख सकते हैं, ये 4 और ये 4 कैंसल, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, x ट्रांसपोज y का ऑर्डर जो होगा, तो p जो है वो 2x3 है, और x ट्रांसपोज y का ऑर्डर जो होगा ये मेरा 3x3 आ गया, 3x3, और p ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3x2। अब ये होल ट्रांसपोज होना है इसको, तो यहां से ये 3 कैंसल, तो ये 2x3 हो जाएगा, और ये 3 कैंसल, तो रिजल्टिंग मेरा क्या आ गया, जो p इंटू पी ट्रांसपोज है ये मेरा आ गया क्या 2x2। अब फिर से इसका ट्रांसपोज भी लेना है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो बेसिकली योर ऑर्डर विल रिमेन द सेम, इट विल बी 2x2 ओनली, तो यहां पे ऑप्शन ए होगा मेरा, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्डर्स का आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है, स्टेटमेंट फॉर लिंक क्वेश्चन। तो पहले क्या हुआ करते थे, स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड होते थे, एक साथ दो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, कैले हैमिल्टोनियन थ्योरम स्टेट्स दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सेटिस्फाई द रिलेशन, तो ये मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, मतलब है ना। तो देखिए ए के लिए मैं लिखता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो हमको क्या पता होता है, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 होता है, ठीक है।
तो अब मैं अगर इसको लिखूं तो देखिए मैं डायरेक्टली फिर सॉल्व कर रहा हूं, है ना। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 3 माइनस लैम्डा, सॉरी -3 माइनस लैम्डा, क्योंकि यहां माइनस है, 2 -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या आएगा, देखिए यहां पे आ गया आपका लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, कैले हैमिल्टोनियन थ्योरम स्टेट्स दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो सिंपली क्या करना है हमको, लैम्डा की जगह ए पुट कर दीजिए। सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i इक्वल टू 0। जब मल्टीपल सिलेक्ट टाइप बोला गया है तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए डायरेक्टली आपको ऑप्शन बी तो दिख ही रहा है, सही है। अब यहां पे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो आप अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 3a इंटू ए इनवर्स, यहां पे ए स्क्वायर था तो एक इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2a इनवर्स इंटू आई, तो ये 2a इनवर्स ही रहेगा इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, देखिए ये मेरा, यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, तो ये आपका आया a प्लस 2a इनवर्स प्लस 3i इक्वल टू 0। आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी आपका जो है करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे ये जो ए मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू क्या है। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करूंगा तो लिख सकता हूं लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका आइगन वैल्यूज बेसिकली क्या है उसको नोट कर लेते हैं। आइगन वैल्यू क्या आया, सबसे पहला लैम्डा 1 इज इक्वल टू -2, लैम्डा 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इतना नोट कर लिए और ये पार्ट मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, a टू दी पावर 9 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पे दो मेथड है, कैसे, हमारे पास ऑलरेडी a स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिखूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू -2 टू दी पावर a प्लस आई। फिर मैं क्या करूं, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिखूं, तो ये मेरे को a टू दी पावर 4 मिल जाएगा यहां से। फिर मैं क्या करूं, a टू दी पावर 4 इंटू a टू दी पावर 4 करूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, a टू दी पावर 8 मिल जाएगा। फिर मैं इसमें a टू दी पावर 9 करूं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है करीबन 3-4 मिनट आपसे ले लेगा, उसके बाद आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे को और एक अच्छा इंपॉर्टेंट ट्रिक पता है, क्या, अगर देखिए a का आइगन वैल्यूज जो है वो क्या है मेरा, -2 -1 है, तो a टू दी पावर 9 का आइगन वैल्यू क्या होगा, -2 टू दी पावर 9 -1 टू दी पावर 9। तो ये क्या होता है, -2 टू दी पावर 9 -512, और ये क्या होगा मेरा -1। अब बस आपको चेक करना है कि कौन सा इनमें से जो है ये आपको देगा। देखिए तो अब यहां पे भी आपके पास और एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बाय ऑप्शन आप इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए एकदम फास्ट वे में 511 इंटू ए करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 1533 -1533, और यहां पे कितना हो जाएगा 1022, और यहां पे क्या आएगा -1, सो दैट विल बी -511 एंड दिस विल बी 0। तो 500 ऑप्शन ए को लिया हूं मैं, है ना, प्लस 510i, सो दैट विल बी 510 0 0 510। नाउ ऐड दिस, ऐड करिए इसको थोड़ा, तो क्या आता है, ये आपका जो होगा, सो दिस विल बी 3 and this will be 2 and this will be 10. okay, so -1023 1022, this will be -511 and this will be 510। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे यहां पे मेरे को बताइए, अब आप यहां पे क्या करेंगे, क्या आप यहां पे इसका आइगन वैल्यूज निकालना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब आपके पास अगर आइगन वैल्यूज है, ठीक है, आपके पास ये आइगन वैल्यूज है, तो मैंने आपको क्या बोला था, कुछ कंसेप्ट बोला था मैंने ट्रेस बोल के, अगर याद है तो
तो ट्रेस बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इन केस ऑफ आइगन वैल्यूज इट इज इक्वल टू द सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो यहां पे सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है, इट इज इक्वल टू -513। यहां पे जरा ट्रेस कैलकुलेट कीजिए तो इस मैट्रिक्स का क्या मिलता है आपको, ट्रेस देखिए यहां पे -1023 प्लस 510, सो दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 51, यस -513। तो देखिए यहां पे आपको मिल रहा है यही वाला ऑप्शन। आप कोई भी दूसरे ऑप्शन में सॉल्व कीजिए, आपको ट्रेस -513 मिलेगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये जो है ना, ये आप कितने स्मार्टली एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितने स्मार्टली आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ा है उसको यूज करके आप एट द बेस्ट पॉसिबल लीस्ट पॉसिबल टाइम में आप सोल्यूशन ला सकते हैं। अब देखिए सॉल्व करने को तो मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूं, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप इसको कन्वेंशनली सॉल्व कीजिए, अभी मैंने जैसे बताया। और एक क्या होमवर्क है कि आप दूसरे सारे मैट्रिक्स के लिए भी ट्रेस कैलकुलेट करके देखिए, आपको कहीं पे अगर -513 मिला। अब जैसे कि अगर कहीं पे दूसरा ऑप्शन ऐसे फ्रेम होता है कि आपको मिल रहा है, तो आप फिर क्या करते, आप फिर जाते किसके ऊपर, आप जाते डिटर्मिनेंट के ऊपर। आपको क्या पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 512 ओनली। आप कैलकुलेट करके देखिए, आपको 512 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही सिंपल वे में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है आप लोगों के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट x एंड y बी टू वेक्टर्स इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, 3 डायमेंशनल स्पेस है यहां पे, एंड x ये जो भी है डिनोट देयर डॉट प्रोडक्ट। सो this is dot product, and what do we know about dot product? X dot y, it is basically equal to magnitude of x magnitude of y cos theta, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, x क्रॉस y, it is equal to magnitude of x magnitude of y sin theta, ठीक है। ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या बोला है, डिनोट दैट डॉट प्रोडक्ट देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू, तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स ही कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहां पे x क्रॉस x का हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर x इज इक्वल टू y, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा, x डॉट x। तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x मैग्नीट्यूड ऑफ x, दोनों के बीच का एज दे आर सेम वेक्टर्स, सो द एंगल बिटवीन देम इज 0, सो cos 0, और दिस विल बी mod of x square. So I can write it like this. So this will be mod of x square. This will be what? Mod of x mod of y cos theta. This will be what? Mod of x mod of y cos theta. And this will be what? It will be mod of y square. Okay. So now अब इसका हमको क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. So let us calculate the determinant. So it will be what? Mod of x square mod of y square, and this will be minus mod of x square mod of y square cos square theta. Okay. So let us take out common. So this will be mod of x whole square mod of y whole square 1 minus cos square theta. So that is your sin square theta. I can replace this by sin square theta. So this is sin square theta. Or I can write this like x y sin theta whole square. अब ये क्या है, बेसिकली मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है x क्रॉस y. नाउ विच ऑफ द ऑप्शंस डू यू थिंक इज करेक्ट? इज 0 व्हेन x एंड y आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, मेरा जो है x और y दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. मतलब सपोज कीजिए अगर एक ये वेक्टर है x, ठीक है, ये वेक्टर है x,
तो डिपेंडेंट कब होगा? जब इट इज अ स्केलर मल्टीपल। अगर x एंड y कब डिपेंडेंट होंगे? जब x एंड y दे आर बेसिकली स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। तो अगर मैं स्केलर मल्टीपल लूंगा तो दे विल बी बेसिकली ऑन द सेम लाइन ओनली। ओके, तो यहां पे इज जीरो व्हेन x एंड y आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो x एंड y जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो साइन थीटा बेसिकली दिस इज स्क्वायर। तो ये अगर नहीं होगा तो थीटा का वैल्यू जीरो कभी नहीं होगा। अगर थीटा का वैल्यू जीरो होगा तभी ये जीरो होगा। तो हियर it will not be zero, so this statement is false. It will not be zero when they are linearly independent. Linearly independent means what? They are basically not scalar multiple of one another, or they are not lying on one another. Okay, something like this. So this is a linearly independent two vectors. Okay, तो basically zero तो होगा नहीं. Is positive when x and y are linearly independent. Obviously it will be positive. Why it will be positive? So when they are linearly independent, so this will result in what? It will result in a non-zero value, and as this is a square, so this is a square, so basically when you square a number, so it will become what? It will become positive. So option B is your correct, but still we are going to see what is option C and option D. So option C में लिखा हुआ है क्या? Is non-zero for all non-zero x and y. Okay. So if it is non-zero for all x and y, so if I take two independent vectors, अगर मैं independent दो vectors ले लूं, sorry, अगर मैं दो dependent vectors ले लूं, दो dependent vectors लूंगा, तो क्या होगा? बेसिकली दे आर non-zero dependent vector, फिर भी जो ये वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। लास्ट ऑप्शन क्या है? जीरो ओनली व्हेन आइदर x और y इज जीरो। नो, x और y अगर जीरो होगा तो जीरो तो होगा ही, लेकिन अगर दोनों डिपेंडेंट भी हो जाते हैं तब भी जीरो होगा। ठीक है, तब भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि साइन थीटा वाला जो टर्म है ये हमारा जीरो होगा, इसी वजह से। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दिस इज वन वेरी गुड थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके, तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको सब नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, so next question, the system of linear equations, so it is given. So this is very simple question. We just need to construct the augmented matrix. So augmented matrix is denoted by C. It will be basically what? 2 1 3 3 0 1 and 1 2 5, and this will be 5 minus 4 40. ओके, सो 5 minus 4 14। तो इसका थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं, इसको इक्लॉन फॉर्म में लेके जाते हैं, तो देखते हैं फिर। तो यहां पे मैं क्या करूं? देखिए, मैं इसको क्या करता हूं, R2 इज इक्वल टू ट्वाइस R2 माइनस 3R3। ठीक है, ट्वाइस R2 माइनस 3R3। तो ये तो लिख लेता हूं पहले 2 1 3 5। अगर ट्वाइस R2 करूंगा तो 6 माइनस 6, तो ये तो जीरो हो गया। दिस विल बी व्हाट? 2R2, तो इंटू 2 करूंगा तो ये तो जीरो ही रहेगा। माइनस 3, तो ये माइनस 3 आ गया। यहां पे करते हैं तो इंटू 2, सो 2 माइनस 9, सो दैट विल बी माइनस 7। यहां पे करूंगा तो क्या आएगा? -8 एंड दिस विल बी -15। सो R3 लिखा हूं, देखिए मैं यहां पे R3 नहीं, सॉरी, दिस विल बी R1। ओके, सो प्लीज डोंट कंसीडर इट, दिस विल बी R1। ओके, सो R2 minus 3 R1, so this is 8 minus 15, so that will be -23. Now what about this one? So R3, if I just write twice R3 minus R1, so what will I get? So this will be 0, twice R3, so this will be 4 minus 1, so 3। यहां पे करूंगा तो ये क्या होगा? 5 into 2 minus 3, so this will be 7, and what about this one? It will be 28 minus 5, so that will be 23। अब यहां पे देखिए, ये दोनों जस्ट अगर मैं इन दोनों रो को ऐड कर देता हूं, रो 2 और रो 3 को, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 2 1 3 5 0 -3 -7
-23 एंड दिस विल बी 0 0 0 0। ठीक है, ये 0 0 0 आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। सो बेसिकली दिस इज ए मैट्रिक्स। ओके, दिस इज ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू rank of C matrix which is less than actually 3, or I can say it is equal to 2. ठीक है, it is equal to 2. So as your rank of A is equal to rank of C, it is less than the full rank matrix. So what we will have? We will have infinitely many solutions. Okay, so option B is your correct answer. Now look in the question number 8, यहां पे क्या बोला गया है, let A is equal to, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा गया हुआ है ए आई जे, वेर यहां पे दिया हुआ है आई इज ग्रेटर देन 1। तो कंडीशन क्या है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे। ठीक है, विद एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूं। तो आई इक्वल टू, आई बेसिकली क्या है, मेरा नंबर ऑफ रोज है। तो नंबर ऑफ रोज है ये, तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं 1, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है। और यहां पे जे बेसिकली क्या है, जे जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यहां पे मैं जे का वैल्यू एज इट इज ग्रेटर देन, सॉरी जे इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो मैं क्या मान लेता हूं कि इसको मैं j का वैल्यू 3 मान लेता हूं। ठीक है, तो हमको क्या मिला, एक रो 3 कॉलम्स मिले। ठीक है, तो देखिए ए आई जे 1 क्रॉस 3। तो यहां पे दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू, बेसिकली जो एलिमेंट्स है इट इज प्रोडक्ट ऑफ रो इनटू कॉलम। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, जो भी है A11 A12 A13। तो अगर मैं मैट्रिक्स इसका फॉर्म करूंगा, एक रो मैट्रिक्स बनेगा जो कि होगा 1 2 3। इसका रैंक क्या है, बेसिकली रैंक इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आई को एज्यूम कर लेता हूं, आई लेट इट बी आई इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब ए आई जे लेट मी गिव इट 2 3। ओके, तो अब मेरे को वैल्यू यहां पे क्या मिलता है, देखिए it will be A11 A12 A13 A21 A22 A23। मैट्रिक्स कुछ ऐसे फॉर्म हो गया 2 क्रॉस 3। अब अगर इसका मैं लिख लेता हूं तो ये क्या होगा, 1 2 3 2 4 6। तो यहां पे मेरा रैंक क्या होगा इस मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स का रैंक भी मेरा रैंक इज 1। सिमिलरली अगर आप 3 क्रॉस 3 का भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे या 3 क्रॉस 4 का भी बनाएंगे, तो आपको हमेशा दिखेगा क्या, रैंक इज ऑलवेज इक्वल टू 1। रैंक जो होगा वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट यहां पे क्या है, थोड़ा सा ये सब कंफ्यूजिंग टर्म्स में लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर इस जनरलाइज मैट्रिक्स को थोड़ा सा तोड़ते हैं तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन है ये, एकदम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इन्वॉल्व है जो कि मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन अभी बताऊंगा मैं। तो देखिए यहां पे क्या है, द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, हैज 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ओके, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज एंड वन ऑफ द आइगन वेक्टर्स इज दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अनदर आइगन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपको एक आइगन वेक्टर दिया हुआ है, अब आपसे पूछ रहा है दूसरा आइगन वेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है, देखिए ये टाइप के क्वेश्चन ना अगर आपको पता है, कंसेप्ट पता है, तो इमीडिएटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर ये सॉल्व करना एकदम मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो देखिए यहां पे ये क्या है, 3/2 0 1/2 0 -1 0 1/2 0 3/2। ठीक है, ये है मेरा मैट्रिक्स। अब ये ए मैट्रिक्स को आपको देख के आप ऑब्जर्व क्या कर पा रहे,
देखिए यहां पे A13 जो है इट इज इक्वल टू A31 है, ठीक है। A11 जो है, ओके, A11 जो है, सॉरी A11 की बात छोड़ दीजिए। देखिए यहां पे आप ये पोजीशंस को देखिए, A12 जो है इट इज इक्वल टू A21, A13 जो है इट इज इक्वल टू A31, A23 जो है इट इज इक्वल टू A32, ठीक है। जितने भी पोजीशंस है ये सेम है, तो बेसिकली व्हाट आई कैन से A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या, ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, आइगन वेक्टर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, अब यहां से इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट होता है, इफ all the eigenvalues are different, या मैं बोल सकता हूं डिस्टिंक्ट भी, अगर डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट और इट इज डिस्टिंक्ट, देन योर आइगन वेक्टर्स, देन आइगन वेक्टर इट विल बी ऑर्थोगोनल। तो अगर ये प्रॉपर्टी मेरा सेटिस्फाई करता है तो देखिए एक आइगन वेक्टर तो मेरे पास है, तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि कौन सा सेट ऑफ आइगन वेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है। अगर ऑप्शन ए से चेक करता हूं तो देखिए ये 1 इंटू 1 0, तो इसका जो मेरा प्रोडक्ट आएगा x1 ट्रांसपोज इंटू x2 का, इट इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन ए के लिए इट इज इक्वल टू -1, आप देख सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन बी के लिए सॉल्व करूं ये सेम चीज, तो देखिए आप क्या है, ये -1 फिर से आ गया। ऑप्शन सी के लिए अगर सॉल्व करूंगा तो ये 1 है, दिस विल बी 0 एंड नेक्स्ट विल बी -1, इट इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, इट इज ऑर्थोगोनल। ओके, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करके रखेंगे कि आइगन वेक्टर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ द आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट देन इट विल बी ऑर्थोगोनल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, हमको क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड समेशन ऑफ आइगन वैल्यू इट इज इक्वल टू व्हाट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो यहां पे तो उल्टा ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। द आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज रियल, ये भी रॉन्ग है। क्यों, मैंने आपको बताया है, आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट इज आइदर 0 और प्योर इमेजिनरी होता है। ठीक है, प्योर इमेजिनरी। ऑप्शन बी भी रॉन्ग। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, ए इज अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एंड बी इज अ नॉन जीरो रो मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ ए बी इज 1। ये बहुत ही ट्रू है। ठीक है, देखिए अगर मेरा ए मैट्रिक्स जो है 1 2 3 है और अगर बी मैट्रिक्स जो है मेरा सपोज कर लेते हैं 4 5 6 है। ठीक है, तो ए डॉट बी बेसिकली क्या होगा, 1 2 3, so this is 3 cross 1 and this is what 4 5 6 1 cross 3। तो अगर नॉन जीरो है तो क्या होगा मेरा, बेसिकली दिस यू कैन सी, इसका रैंक क्या होगा, बेसिकली दिस विल बी 3 cross 3 मैट्रिक्स, तो दिस विल बी 4 5 6
8, 10, 12 and this will be 12, 15, 18. तो रैंक क्या होगा इस मैट्रिक्स का? रैंक विल बी 1. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. लास्ट में क्या दिया हुआ है? सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब रैंक ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. तो लेस देन अगर हो गया तो ये क्या होगा? तब तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू rank of C and this should be equal to less than full rank matrix, then and only this system of linear equation it will be consistent. That means what? It will have solutions. It can be either क्या हमारा या तो infinite solution होगा या unique solution होंगे depending on this equation only. Consistent के लिए ये है, ठीक है. This is the condition for consistent. And depending on this condition, whether it is full rank or less than full rank, I can comment about whether it is infinite solution or unique solution. तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या है? रॉन्ग है. तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है. अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स. आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आपको निकालना है. प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो मैं आपको पहले ही क्या बोल चुका, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. तो यहां पे ये मैट्रिक्स आपको क्या दिख रहा है? देखिए इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? दिस प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. सो it is equal to what? 1 into 1 by 2 into 1 by 3 into 1 by 4, ऐसे ही करके लास्ट एलिमेंट क्या है? 1 by n. So this is basically what? One by n. So this is 1 divided by 1 into 2 into 3 into 4 till n. और इसको हम क्या बोलते हैं? 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल. तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपको बोला गया है कि ये आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये गेट में पूछा गया सवाल है और बहुत ही सिंपल सवाल है. अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है. तो यहां पे आपको एक 6x6 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने बोला गया है. तो देखिए यहां पे मैं क्या करता हूं, जो मेरा R6 है इसको मैं क्या करूंगा ना, R6 माइनस ट्वाइस R1 लिखूंगा. R5 जो है इसको मैं R5 माइनस ट्वाइस R2 लिखूंगा. और R4 जो है इसको मैं R4 माइनस ट्वाइस R3 लिखूंगा. अब ये करने से होगा क्या? देखिए ये सब टाइप के क्वेश्चन ना विद प्रैक्टिस आपको समझ में आएगा कि मैं कौन सा क्या रो ऑपरेशन परफॉर्म करूं कि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए. तो देखिए अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो क्या होगा, देखिए यहां पे ये 1 0 0 0 0 2, यहां पे 0 1 0 0 2 0, यहां पे होगा 00 1 2 0 0. अब देखिए मैंने R4 को क्या लिखा है? R4 माइनस ट्वाइस R3. सो R4 माइनस ट्वाइस R3. तो देखिए ये R4 है माइनस ट्वाइस, तो ये तो 0 0 ही होगा. और यहां पे माइनस ट्वाइस R3, सो ये ट्वाइस होगा. ठीक है, इसको 2 करूंगा और माइनस करूंगा तो ये भी 0 आ जाएगा. यहां पे भी 2 करूंगा माइनस करूंगा तो ये -1 -4 तो -3 आ जाएगा. और बाकी सब जगह 0. अब R5 का देखिए तो यहां पे करूंगा तो ये 0, ये भी 0 क्योंकि ट्वाइस है. यहां पे देखिए R5 माइनस ट्वाइस R2 तो 0 हो जाएगा. ये भी आपका 0 हो जाएगा. ये पोजीशन ऑलरेडी 0 है. यहां पे -3 0. लास्ट वाले रो पे देखिए तो यहां पे करूंगा तो 0 0 0 0 0 और यहां पे मेरा फिर से -3 आ गया. अब देखिए ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये बेसिकली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया है.
ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चुका है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर बोल रहा हूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चुका है, क्योंकि देखिए ये वाले डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट्स जो है मेरे नॉन जीरो है और इसके नीचे सब जीरो है। तो बेसिकली अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो वो क्या है मेरा 1 इंटू 1 इंटू 1 -3 इंटू -3 इंटू -3, so that is your -27. So the answer to this question was -27. देख के ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है एकदम, मतलब बहुत बड़ा टाइप का। सॉल्व कैसे होगा, अगर आप कोई आपके पास क्या बोलते हैं आप प्रैक्टिस नहीं है किए हुए है तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो ये क्वेश्चन मतलब फिर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन सेशन का खत्म हुआ। अभी भी और 2 पार्ट हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं मैं आज के सेशन में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, then see you in the next session. Thank you.